जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का एएच इलाहाबादी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ। यह जो टॉपिक है अपने आप में एक बहुत रहस्यपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को बात किया जाए तो बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा में इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि कांट की गैसीय परिकल्पना या कांट की वायव्य राशि परिकल्पना का विस्तार से वर्णन कीजिए, तथा जो दूसरा बनता है वो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना का विस्तार कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति का जो कांट इसके बारे में क्या अपना परिकल्पना करते हैं, क्या विचार रखते हैं, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके बारे में कुछ मूलभूत बातें। तो जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति है एक रहस्यपूर्ण बात है। इसमें जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में रहस्यों से पर्दा हटते गया। बाद में ये सब बातें प्रकाश में आती गई। उसके बाद से हम लोग कुछ समय पहले ये बात पता चला कि जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का हिस्सा है। जो हमारी पृथ्वी है वो सौरमंडल का हिस्सा है, यानी कि जिस प्रकार सौरमंडल के बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ होगा, उस बाकी ग्रहों की उत्पत्ति हुई होगी, सेम उसी प्रोसेस से भी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ होगा, पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई होगी। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे जिस परिवार में हम लोग रहते हैं, हमारा जो परिवार है, जिस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है, उनकी जो कैरेक्टरिस्ट होती है, उनका कुछ बायोलॉजिकल गुण होता है, वो हम लोग में भी पाया जाता है। जैसे बात करें अगर हम डीएनए का, तो जो हमारी डीएनए है हमारे परिवार वालों से मैच करती है। ठीक उसी प्रकार विद्वानों ने बताया कि जिस प्रकार अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ होगा, सेम उसी प्रोसेस से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, जो पृथ्वी की उत्पत्ति की संबंध में दो बातें यानी कि दो थियरी आती हैं। पहला आता है एक तारक सिद्धांत। एक तारक, इसको हम लोग अद्वैतवादी भी कहते हैं, अद्वैतवादी परिकल्पना। एक तारक सिद्धांत या अद्वैतवादी परिकल्पना, जिसको इंग्लिश में पेरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है। पेरेंटल हाइपोथेसिस। दूसरा जो होता है वो होता है द्वैतवादी सिद्धांत या द्वैतारक सिद्धांत, जिसमें दो तारों की बात की जाती है। इसको हम लोग कहते हैं ड्यूलिज्म हाइपोथेसिस। तो क्या है एक तारक सिद्धांत और क्या है द्वैतारक सिद्धांत? तो जब हम अगर बात करें एक तारक सिद्धांत की या अद्वैतवादी परिकल्पना की, तो इसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है तथा बाकी जो ग्रह हैं उन सब का निर्माण एक तारे से हुआ है, यानी कि इसमें सिंगल स्टार का भूमिका रहा होगा। और जो द्वैतवादी सिद्धांत है, इसमें विद्वानों का मानना है कि इसमें जो विद्वान इस श्रेणी में आते हैं उन लोगों का मानना है कि जो पृथ्वी या अन्य ग्रह हैं उनका जो निर्माण हुआ होगा, उत्पत्ति हुई होगी, उनमें दो तारों की भूमिका रही होगी। तो अगर हम इसमें एक तारक सिद्धांत में देखें तो सबसे पहले इसमें जिनका योगदान रहा है वो है फ्रांस के एक दार्शनिक है जिनका नाम है कास्ट दी बफन। एक तारक पृथ्वी की उत्पत्ति के एक तारक सिद्धांत या अद्वैतवादी परिकल्पना में सबसे पहले जो भूमिका है उनकी नाम है कास्ट दी बफन। यानी कि कास्ट दी बफन ने सबसे पहले एक तारक सिद्धांत के बारे में अपनी बातों को रखा, अपनी परिकल्पनाओं को रखा। कास्ट दी बफन के बाद आने वाले हैं कांट महोदय। कांट, इसी कांट की बात हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। उनका जो परिकल्पना है गैसीय परिकल्पना, उसका विस्तार से हम लोग आगे वर्णन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आते हैं लॉकियर, लाप्लास,
ये जो दार्शनिक है वो सब अद्वैतवादी परिकल्पना के सपोर्ट में है। इनको मानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति होगी एक तारा से हुई होगी, एक सिंगल स्टार से पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति होगी। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरे विचारधारा वाले लोग हैं जो द्वैतवादी सिद्धांत को मानते हैं, यानी कि जो ड्यूलिज्म हाइपोथेसिस को मानने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, इन लोगों का मानना है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति होगी उसमें दो तारों की भूमिका, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति में केवल एक सिंगल स्टार से पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसमें दो तारों की भूमिका रही होगी। इसको मानने वाले में कौन कौन है? जेम्स जीन्स हैं, जेफरी महोदय हैं, और भी बहुत सारे विद्वान हैं। इन लोगों का मानना है कि ये जो द्वैत तारक सिद्धांत है वही सही है। तो हम लोग का जो इस समय इस वीडियो में जो हम लोग का टॉपिक है वो है, और आपका सिलेबस में भी है, कांत महोदय के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग कांत महोदय के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी जो वायव्य राशि परिकल्पना है, यानी कि जो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, वो क्या है। तो अब हम समझते हैं जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना थी वो क्या थी, यानी कि द गैसेस थ्योरी या गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट क्या है। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना समझने से पहले हम लोग इनकी थोड़ी सी भूमिका के बारे में जानते हैं कि कांट कहाँ के रहने वाले थे। तो कांट सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि एक जर्मन दार्शनिक थे। कांट महोदय, जिनका पूरा नाम इमैनुअल कांट है, वो एक जर्मन दार्शनिक थे। जर्मन दार्शनिक, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 1755 ईस्वी में कल्पना अपनी जो परिकल्पना दी 1755 ईस्वी में, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पे आधारित था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण। जर्मन दार्शनिक थे, 1755 में परिकल्पना रखी। इनकी परिकल्पना जो थी न्यूटन महोदय के गुरुत्वाकर्षण के जो नियम थे उस पे आधारित थे। तो ये जो इनका जो वायव्य राशि परिकल्पना है, ये कोई सिद्ध किया हुआ तथ्य नहीं है, यानी कि जो ऐसा नहीं है कि जो वैज्ञानिक तथ्यों पे खरा उतरे, केवल इनकी एक कल्पना मात्र है। तो इन्होंने क्या कल्पना किया पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, इनकी कल्पना हम देखते हैं। इन्होंने कल्पना किया वो एकदम, अगर आप लोग हमारे द्वारा बताई गई श्रेणी को, यानी कि श्रृंखला को समझ लेते हैं, सीरीज को समझ लेते हैं, तो इनकी कल्पना को आप लोग आसानी से समझ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कांट महोदय मानते हैं कि अतीत काल में यानी कि बहुत समय पहले ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पदार्थ बिखरे हुए थे जो कि ईश्वर द्वारा निर्मित किए गए थे। ऐसे पदार्थ, ईश्वर निर्मित पदार्थ, ईश्वर निर्मित पदार्थ कब बिखरे हुए थे? अतीत काल में। कहां बिखरे हुए थे? ब्रह्मांड में। इस सीरीज को आप लोग फॉलो करिएगा तो आपको ये जो कल्पना है इनकी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अतीत काल में ब्रह्मांड में कुछ ईश्वर निर्मित पदार्थ बिखरे हुए थे, इस तरह से मान लीजिए पदार्थ बिखरे हुए थे। साथ ही इन्होंने यह भी कल्पना किया, जो ये पदार्थ था, इस पदार्थ में कोई गति नहीं था, एकदम कठोर था और एकदम ठंडा था। कोई गति नहीं थी, कठोर थी, ठंडा थी। फिर आगे जो इनकी कल्पना थी यही नहीं रुकती है, इसके साथ ये और भी कल्पना करते हैं कि जो ये जो पदार्थ था दैव निर्मित, उसमें आपस में घर्षण हुआ। इन पदार्थों में आपस में घर्षण हुआ। घर्षण होने से क्या होगा? जैसे जब दो पदार्थ या दो लोग, कोई भी दो या दो से अधिक जब पदार्थ आपस में मिलती है तो क्या होता है? उसमें ताप में बढ़ोतरी होती है। तो ये जो दो पदार्थ है, अगर इतने दूर दूर फैले हुए हैं, अगर पास में आते हैं तो इनका ताप क्या होगा? ताप बढ़ेगा। क्या बोलते हैं कल्पना के माध्यम से कि जब ये पदार्थ आपस में घर्षण की वजह से मिले, इनका ताप बढ़ा। ताप बढ़ने के साथ साथ इनमें गति बढ़ी।
ताप बढ़ने के साथ साथ इनमें गति बढ़ी। अब फिर आगे ये क्या परिकल्पना करते हैं, जैसे ही ताप बढ़ा, ताप बढ़ने से धीरे धीरे पदार्थ जो ठोस थे, कठोर थे, वो तरल अवस्था में आए। किस अवस्था में आए? तरल अवस्था में। फिर तरल से किस अवस्था में जाएंगे? ये गैस अवस्था में। जैसे सिंपल है, समझिए। अगर क्या कहते हैं कांड, जो आद्य पदार्थ था, आपसी घर्षण के वजह से उसमें आपस में घर्षण की वजह से उसकी ताप बढ़ी, ताप बढ़ने के बाद गति बढ़ी। ये केवल एक कल्पना मात्र है, इसकी आलोचना भी की गई है कि ऐसा क्यों हुआ, आप उसको बाद में देखेंगे। जब ताप बढ़ी तो जो कठोर पदार्थ था वह तरल अवस्था में आ गया। तरल अवस्था से फिर किस अवस्था में आया? गैसीय अवस्था में। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे जो आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद एक ऐसी अवस्था आती है जिसके बाद से जो लोहा होता है वो मैग्मा यानी कि लावा में बदल जाता है, तरल अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगर निरंतर हम उसको ताप देते जाएं, ताप देते देते ऐसी चरम अवस्था आती है जिसके बाद वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो यही समझाना चाहते हैं कांट महोदय। जो ताप बढ़ने से तरल अवस्था में आई, तरल अवस्था के बाद फिर गैसीय अवस्था में आई। अब फिर आगे वो क्या परिकल्पना करते हैं उसको देखिएगा। जब यहाँ गैस बन जाता है, जब जो हमारी आद्य पदार्थ थी गैसीय अवस्था में अब आ गई है, अब गैसीय अवस्था से वो बताते हैं कि यहाँ से वो निहारिका का रूप ले लेती है। निहारिका। अब निहारिका क्या है उसको उन्होंने अपने कल्पना में डिफाइन नहीं किया है कि निहारिका क्या है। वो सिर्फ बताते हैं कि गैसीय अवस्था से जो पदार्थ था वो निहारिका में आ जाता है। अब निहारिका की स्थिति कैसी होती है? एकदम तप्त और गतिशील। तप्त और गतिशील निहारिका। यह निहारिका तप्त होती है, गतिशील होती है। अब आगे चलकर उनकी परिकल्पनाएं भी अपनी मोड़ लेती है। वो कहते हैं कि जो यह निहारिका थी अब घूमने लगती है। क्या करने लगती है? रोटेट करने लगती है, घूमने लगती है। घूमने लगती है। घूमने की वजह से इसकी जो तापमान थी और घूमने की वजह से इसमें क्या होता है, जब वो बताते हैं कि जो निहारिका है वह घूमने लगती है। अब घूमने की वजह से इसमें क्या होता है, इसका जो आकार है, आकार में वृद्धि होने लगती है। आकार में वृद्धि, यानी कि गैस से निहारिका में आई। निहारिका कैसी थी? तप्त थी, गतिशील थी। फिर क्या बताते हैं? निहारिका घूमने लगती है, अपने स्थान पे रोटेट करने लगती है। घूमने की वजह से इसमें आकार में वृद्धि होता है। अब फिर ये बताते हैं कि वो और तेज घूमने लगती है। आकार में वृद्धि के बाद से और तेज घूमने लगती है। और तेज घूमने लगती है। जैसे जैसे उसके आकार में वृद्धि होती है वो और तेज घूमने लगती है। और तेज घूमने के बाद वो एक टर्म का यूज करते हैं, केंद्र अपसारित बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्र अपसारित बल क्या बताते हैं? आकार में वृद्धि होती है, तेज घूमने लगती है, जिसके बाद से केंद्र अपसारित बल के वजह से जो निहारिका थी हमारी, वृद्धि उसके कारण में हुई थी, उसमें क्या होता है, एक बीच में उभार आता है, उसके मध्य में उभार। इसको फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। निहारिका है हमारी, ऐसी निहारिका रही होगी जो कि तप्त थी और गतिशील थी। घूमने लगी, अपने अपने रोटेट करने लगी, जिससे उसके आकार और बढ़ने लगा। आकार बढ़ने की वजह से वो क्या बताते हैं कि उसके बाद से वो और तेज घूमने लगी। उसके बाद से उसमें केंद्र प्रसारित बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसके मध्य में उभार आता है, यानी कि इसके बीच में कहीं से उभार आने लगा, उभार आना शुरू हो गया होगा। अब यही उभार आगे चल के एक छल्ले के रूप में बाहर निकलता है। उभार छल्ला के रूप में बाहर आता है। बाहर आने के बाद से ठंडा होता है, साथ ही उसकी जो गति है कम होती है, और फिर धीरे धीरे बाद करोड़ों वर्ष बाद कठोर होता है। फिर अपनी जो प्रारंभिक अवस्था में है उसी अवस्था में आके, जैसे छल्ला निकला बाहर आके, वह मतलब ठंडा हुआ, गति उसकी कम हुई, कठोर होते गया धीरे धीरे, और उसी के बाद वह ग्रह का रूप ले लेता है। तो कुछ इस प्रकार थी कांट की जो व्याख्या किए हैं, अपने जो परिकल्पना किए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में या ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में, तो इस प्रकार थी। यहाँ ग्रह का निर्माण हो गया। फिर वो क्या बताते हैं इसके साथ कि सेम इसी प्रकार से इस जो निहारिका थी, इसमें से 9 छल्ले निकले, 9 छल्ले, और वही 9 छल्ले इसी प्रोसेस से आगे चल के आज 9 ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। 9 ग्रह। तो
शुरू शुरू जैसे कि ये इनकी अपनी कल्पना थी, केवल कल्पनाओं के माध्यम से इन्होंने कुछ इस प्रकार अपनी बातों को रखा। तो अब इनकी परिकल्पना इतना तक ही थी, उन्होंने बता दिया कि 9 ग्रह, 9 छल्ले से 9 ग्रह का निर्माण होता है। साथ में इसने एक और बात इन्होंने अपनी परिकल्पना में सिद्ध किया, बताया कि जब ये 9 ग्रह निकल गए, उन ग्रहों में भी उसी प्रकार की प्रक्रिया हुई। ग्रहों में भी उसी प्रकार से घर्षण हुआ, ताप बढ़ा, तरल अवस्था से गैस अवस्था में गए, निहारिका बना, निहारिका से घूमने लगा, आकार में वृद्धि हुआ, फिर तेज घूमने लगा, फिर केंद्र प्रसारित बल हुआ, फिर छल्ला बाहर निकला, बाहर निकल के अब की बार ग्रह न बन के ग्रहों से उपग्रह बन गया। क्या बना? उपग्रह। पहले इन्होंने ग्रहों को डिफाइन किया कैसे ग्रह बना, फिर बाद में उसी ग्रह से सेम प्रोसेस से उपग्रहों को भी परिभाषित कर दिया, उपग्रहों को भी उत्पत्ति का सिद्धांत बता दिया। शुरू में लोगों को इनकी बातें बहुत इनकी बातों का बहुत सराहना किया गया, इनका सिद्धांत बहुत अच्छा लगा लोगों को। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान की विकास होती गई, लोगों की जागरूकता बढ़ती गई, पृथ्वी की या ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत में जानने के बारे में जैसे रुचि रखने लगे लोग, तब इनकी जो परिकल्पनाएं थी जब वैज्ञानिक कसौटियों पे खरी नहीं उतरी, तो लोगों को लगा कि ये तो केवल एक कल्पना मात्र है, या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक सही और सटीक जो व्याख्या हो सकती है नहीं हो सकती है। तो फिर इसके बाद इनके जो वायव्य राशि परिकल्पना थी उसका मूल्यांकन किया गया, उसमें कुछ क्रिटिसिज्म किया गया, उनकी आलोचना की गई। तो अब हम बताते हैं कि जो कांट की आलोचना की गई, वो आलोचना किस आधार पर की गई, क्या इस जो परिकल्पना थी इसमें क्या कमी रह गई थी कि उसकी आलोचना की गई, वो अब आप देखिए। तो हम बात करते हैं कांट की इस परिकल्पना का मूल्यांकन किस आधार पर होता है। कांट का मूल्यांकन। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को सही से देखा होगा तो कुछ मूल्यांकन आप लोग भी कर चुके होंगे। वीडियो के जो हम लोग जो इस परिकल्पना को बताए हैं, जो कल्पना को बताए हैं हमने, उसमें कुछ आपको कमियां दिखी होंगी कि कांट महोदय यहाँ कमी कर रहे हैं, इस टॉपिक पे, इस बात में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही कांट के मूल्यांकन के रूप में हमको लिख देना है। तो सबसे पहले कांट का मूल्यांकन इस आधार पे करते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में टकराते हैं तो उनकी गतियां बढ़ती नहीं है। किस आधार पे? तो एक सिद्धांत है कोणीय आवेग का स्थिरता का सिद्धांत। कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत। कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार जब दो पदार्थ आपस में टकराते हैं तो उनकी गति में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जैसा कि वीडियो में बताया गया, कांट महोदय ने अपनी कल्पना में बताया है कि जब वो पदार्थ आपस में टकराए जो कि पहले गतिहीन थे तो उसमें गति ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहले इनकी आलोचना तो यही कर दी जाती है जो कि उन्होंने पहले शुरू में अपने परिकल्पना के शुरुआत में ही मान लिया था। दूसरी उनकी आलोचना की जाती है कि क्यों केवल 9 छल्ले ही बाहर निकले। जैसे उन्होंने बताया, हम जैसे आपको बताया है कि निहारिका से क्रमवत करके एक एक करके 9 छल्ले बाहर निकले। लेकिन लोगों ने पूछा क्यों केवल 9 छल्ले ही बाहर निकले, 9 छल्ले ही क्यों? ऐसा भी तो हो सकता था कि और छल्ले निकले और ग्रह बने, 9 छल्ले ही क्यों? इस बात का भी कांट महोदय ने जवाब नहीं दे पाया। इसके वजह से भी इनकी मूल्यांकन, इनकी आलोचना की जाती है। उसके बाद से बताते हैं कि कांट महोदय कहते हैं कि जब पदार्थ की जब आकार बढ़ा, उसकी भार में वृद्धि हुई तो उसकी गति और तेज बढ़ी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इतने पतले हैं, अगर हम और मोटे हो जाते हैं तो क्या हमारी गति बढ़ेगी या कम होगी? जाहिर सी बात है कम होगी। कांट महोदय क्या कहे थे कि पदार्थ की भार बढ़ने से गति बढ़ गई थी, जो कि सरासर गलत है। क्यों? एग्जाम्पल में आप लोग समझ चुके हैं। पदार्थ की भार बढ़ने से गति बढ़ती नहीं है, गति धीमी हो जाती है। तो इन सब तथ्यों के आधार पर, इन सब सिद्धांतों के आधार पर कांट महोदय का मूल्यांकन किया गया है। उनकी जो सिद्धांत थी जिसकी शुरू में खूब सराहना की गई थी, बाद में उस सिद्धांत को लोगों ने मानने से नकार दिया, नहीं माना। तो ये रही आज हमारा वीडियो का मेन ये रहा आज का वीडियो, कांट महोदय की वायव्य राशि परिकल्पना तथा उसकी मूल्यांकन।
आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जो जेम्स जीन्स महोदय हैं, जो कि द्वैतारक या ड्यूलिज्म हाइपोथेसिस का सपोर्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। धन्यवाद।